तो कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स को कॉज कर सकती हैं या ट्रिगर कर सकती हैं। सो सबसे पहले उनमें है हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है। आ, कुछ एजेस ऐसी होती हैं जिनमें हार्मोन्स जो हैं वो ज्यादा इम्बैलेंस होते हैं, लाइक इन टीन एज। ठीक है, तो चांसेस आर देयर एंजाइटी जो है वो उस एज में ज्यादा ट्रिगर हो। ठीक है? या फिर वुमेन के लिए आफ्टर 40, ठीक है, उस एज में भी है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस ये ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो कॉज या ट्रिगर हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ क्रोनिक डिजीजेस हो सकती हैं कि उसकी वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, लाइक क्रोनिक पेन, लगातार पेन होता है, लाइक माइग्रेन। ठीक है, जो लगातार तौर पे रहने वाला पेन है या ऐसी कंडीशन है तो उससे भी एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो कॉज हो सकता है। राइट, तो इसमें भी जो क्रोनिक डिजीजेस हो सकती हैं, लाइक सीओपीडी, लंग्स की क्रोनिक डिजीज है, इसी तरह से हार्ट की कोई क्रोनिक डिजीज है। तो ये जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज कर सकती है। अब कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनके साइड इफेक्ट्स भी हम हमें एंजाइटी फील होती है, और फिर वो चीज एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है जब उसकी ड्यूरेशन पूरी हो जाती है। उसका जो असर है वो हमारी लाइफ पे होने लग जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए ये चीज जरूरी है ना। हम डीएसएम में भी देखते हैं कि डिसऑर्डर कोई भी चीज उस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो हमारे डिफरेंट लाइफ सिनेरियोज में इतनी डिस्टरबेंस नहीं ला रहा कि हम हमारे काम रुक जाएं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर पे, वर्क पे या स्कूल में डिफरेंट सेटिंग्स में जब चेंजेस आ रही हैं और हम नॉर्मली चीजों को नहीं लेके चल पा रहे, तो तब वो चीज डिसऑर्डर कहलाएगी। इसी तरह से एक टाइम ड्यूरेशन भी होता है हर डिसऑर्डर के लिए जो कि डीएसएम में गिवन होता है, तब वो चीज है वो डिसऑर्डर कहलाती है। तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के तौर पर भी ये चीज हो सकती है। देन ब्रेन ट्यूमर्स या कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। अल्जाइमर डिजीज या हेड इंजरी इसकी वजह से हो सकता है। स्टिमुलेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल अगर हम कर लेते हैं, ठीक है, भी मेडिसिन की टाइप है। और कुछ चीजें इसमें नॉन मेडिसिन भी आ जाती हैं, लाइक कॉफी, टी। ठीक है, तो ये जो है स्टिमुलेंट्स जो होते हैं अगर इनका एक्सेसिव यूज करते हैं तो एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकती है। और ये बताया जाता है कि जिन लोगों को एंजाइटी होती है वो कैफीन को कम यूज करें। ठीक है, जिन चीजों में कैफीन पाया जाता है उसको कम यूज करें, स्टिमुलेंट्स हैं। बाकी मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं और कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, लाइक B12। तो इसकी वजह से भी एंजाइटी डिसऑर्डर। कुछ लोग ओसीडी का शिकार होते हैं, मगर शुरू में जो ऑब्सेशंस आते हैं उसमें कुछ लोगों को रिलीजियस ऑब्सेशंस की वजह से घबराहट महसूस होती है और वो उसमें ज्यादा वक्त गुजारते हैं। कि आपको लगता है कि अगर शुरू में इन ऑब्सेशंस पर काम किया जाए और anxiety पर काम किया जाए तो ओसीडी को डेवलप होने में मौका नहीं मिल सकता। तो इसका आंसर दोनों चीजें हो सकती हैं, यस एंड नो। ठीक है, जो ओसीडी होता है बेसिकली ना, पहले तो इसे एंजाइटी डिसऑर्डर समझा जाता था, लेकिन अब जो है इसका अलग से पोर्शन बनाया गया डीएसएम में, और ये ऑब्सेशन एंड कंपल्सिव से कंपल्शन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वहां पर ये चीज आ जाती है। इसको एंजाइटी से डिस्टिंक्ट एक ग्रुप दिया गया, क्योंकि एंजाइटी तो इसमें पाई जाती है। सो आपने उस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, तो उसमें फियर और ऑब्सेशंस जो है वो वरीज जो है वो पाई जा रही होती है। ओके।
सो जब हम ओसीडी को स्टडी करते हैं ना, तो वो बिल्कुल इस तरह से है जैसे कि हमारी दूसरी मेडिकल इलनेसेस हो सकती है, क्योंकि ओसीडी जो है वो एक तरह से क्रोनिक चीज होती है, ठीक है। और वो हमारे जीन्स में भी, ठीक है, जीन्स में भी होती है। यानी अगर जिस फैमिली में ये चीज पाई जाती है, जिस लाइक डायबिटीज, तो वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज होने के। इसी तरह से ओसीडी का भी इसी तरह से। सो अगर आपने बात की पाने की, अगर हम उसमें एंजाइटी को पहले काबू पा लेते हैं, हम वर्क करते हैं खुद पे थेरेपी के थ्रू, या उसके बगैर हम काम रहते हैं, मेडिटेट करते रहते हैं, तो क्या वो ओसीडी डेवलप नहीं होगा? या तो इस पे मैंने कहा कि इसका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। अगर तो ओसीडी जो है ना, देखिए कुछ, अगर हम फैमिली की बात करें, कुछ सिबलिंग्स में चांसेस होते हैं ज्यादा हो जाएगा, कुछ में नहीं भी होता, ऐसा भी होता है। तो बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप इस पर पहले वर्क करते हैं और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है आपको, तो चांसेस आर के वो चीज़ इतनी बिगड़ नहीं होगी, ठीक है। अगर आप एंजाइटी पे वर्क कर रहे हैं और आप खुद को काम रख रहे हैं, खुद को आप, और आपको अच्छा एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, तो बिल्कुल ऐसा होता है कि चांसेस नहीं थे वो चीज़ बिगड़ नहीं होगी। अदरवाइज अगर इन्वायरमेंट जो है वो आ, बुरी है, या ऐसी कंडीशंस में लाइफ में आ जाती है, तो वो चीज़ ट्रिगर हो भी सकती है। नेक्स्ट, लोग अपने जहनी मसाइल को एंजाइटी का नाम देते हैं, मगर क्या ऐसा कहना सही रहेगा कि हर नफसियाती बीमारी जो घबराहट होती है वो एंजाइटी की होती है? कुछ को अगर कोई सेशन के लिए नहीं जा सकता किसी बहुत की वजह से, किसी को वजह से, तो वो अपनी एंजाइटी को बढ़ने कैसे कम कर सकता है? अगर जहनी मसाइल को एंजाइटी का नाम देते हैं, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि एंजाइटी जो है वो वरी से है, ठीक है। ये वर्बल सेंस में पाई जाती है माइंड में, ठीक है। और उसकी कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं। फिर हमने उसकी ड्यूरेशन की बात की, उसकी इंटेंसिटी की बात की, कि उससे आपकी जो लाइफ में डिफरेंट सेटिंग्स हैं, आपका घर पे होना, आपका वर्क, आपकी स्टडी, हर चीज़ जो है वो असरअंदाज हो रही होती है नेगेटिवली। और आप लाइफ में स्टेबल तौर पे आगे नहीं चल सकते होते, आपको हेल्प की जरूरत होती है। तो ये चीज़ है एंजाइटी। और हर चीज जो घबराहट से शुरू होती है वो एंजाइटी होती है, तो इसका भी जवाब हो गया कि घबराहट, हमने फियर और एंजाइटी को इन डिटेल हमने देख लिया है। फियर जो है वो एक इमोशन है, और एंजाइटी जो है एक मूड स्टेट है, जो आगे चलकर एक डिसऑर्डर में बदल सकती है, ठीक है। अगर उसका ड्यूरेशन और इंटेंसिटी एक लेवल पर रीच करती है, तो वो डिसऑर्डर कहलाए। रिलीजियस ओसिटी को हम बोलते हैं। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स उसके क्या हो सकते हैं? ये आपने क्वेश्चन किया था कि एंजाइटी जिसे हम कहते हैं कि ये मुस्तकिल का खौफ है किसी चीज के खो जाने का खौफ है। जब बाज लोगों को मजहबी एंजाइटी भी होती है, जैसे उनको खौफ होता है कि अल्लाह उनसे दूर हो जाएगा, क्या ये एंजाइटी है या रूहानियत, और वो अपने मजहब पर भी चल रहे होते हैं। ये क्वेश्चन लेके आप ये कहना चाहा कि वो रूहानियत है या एंजाइटी? रूहानियत किस सेंस में है ये, तो क्लियर नहीं हो रहा कि रूहानियत कैसे है। लेकिन क्या आप ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि क्या कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, क्या वाकई में वो अल्लाह से दूर, इस तरह की कोई चीज है, या फिर वो आ, ओसीडी डिसऑर्डर, राइट? हाल से आप ये पूछना चाह रहे हैं। तो ओसीडी जो रिलीजियस ओसीडी है, स्क्रपुलोसिटी जिसे हम कहते हैं, तो उसके सिम्टम्स ही ये भी कि इंसान को ऐसा फील होता है कि वो गुनाह में जी रहा है, ठीक है। और ब्लास्फेमस थॉट्स इसको आ भी रही होती हैं, या फिर ब्लास्फेमस थॉट्स जो हैं उनके आने का खौफ भी होता है। और फिर ये होता है कि उसे इस तरह से फील होता है कि वो अल्लाह ताला की मोहब्बत के काबिल नहीं है। यानी अल्लाह ताला खुदा ना खास्ता उससे प्यार भी नहीं करता।
ये थॉट्स भी होती है, क्योंकि हमने देखा कि जो एंजाइटी है वो भी वरीज होती है, और यहाँ पर भी ये जो थॉट्स हैं, ये ऑब्सेशन हैं, ये पाई जा रही होती है। फियर ऑफ नॉट प्रेइंग हम्बली और सिंसियरली, ये तो होता है कि दुआ तो कर ली, लेकिन हमारी दुआ में इतना तवाज़ो नहीं था, इनके सारे नहीं थे। ये चीज हो सकती है। फियर ऑफ नॉट रीडिंग द स्क्रिप्चर्स इनफ, तिलावत कर ली है, ठीक है, कोई सूरा पढ़ ली है, लेकिन ये फियर है कि जितना पढ़ना चाहिए था हमने नहीं पढ़ा। अक्सर ये चीज भी पाई जा रही होती है। हम देखते हैं कि जो क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं कि हम नवाफिल नहीं पढ़ते हैं, हम ज्यादा कुरान मजीद नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये चीज होती है। हालांकि वो अपने फराइज जो है वो पूरे कर रहे हो। तो आपका भी क्वेश्चन इस तरह से, कांस्टेंट विजिट्स टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, लगातार जो है वो इबादत गाहों में, दिनी मसाजिद में वो जा रहे हो। तो अब ये एक चीज है, ठीक है। तो हम जब ओसीडी को देखते हैं ना, तो उसमें एक चीज होती है ऑब्सेशन और दूसरी होती है कंपल्शन, ठीक है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, पहले जो 4-5 सिम्टम्स आपने देखे, तो ये ऑब्सेशन है, ये वरीज की सूरत में, ये थॉट्स की सूरत में। जबकि जो कंपल्शन होती है वो एक्शंस की सूरत में। तो जो लास्ट वाला सिम्टम हम देखते हैं कि वो बार बार मस्जिद को जा रहे हैं, तो ये कंपल्शन, ठीक है। जब ऑब्सेशन आती है तो उस एंजाइटी को कम करने के लिए हमारा जो ओसीडी से रिलेटेड एक पूरा कोर्स लिखा है, 3 से 4 घंटे का, ठीक है। उसमें हमने इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया। तो ये जो ओसीडी है उसमें, खासकर ये जो रिलीजियस ओसीडी है, तो इसमें क्या होता है कि आपको रिलीजियस से रिलेटेड ऑब्सेशंस, नेगेटिव थॉट्स, ये तो बस बस से ये आपके माइंड में आ रहे होते हैं, और आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिन्हें हम कंपल्शंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हर वक्त कोई तस्बीह ही पढ़ता रहता है और वो कोई काम पर नहीं करता। तो या जिस तरह से अब हमने देखा कॉन्स्टेंट विजिट्स टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, के वो बार बार मस्जिद ही जा रहे होते हैं, ठीक है। एक चीज तो समझ में आती है कि 5 नमाजें होती हैं तो उनके लिए मस्जिद जाना ठीक है, कि वो बार बार मस्जिद जा रहे होते हैं, मस्जिद में ही बैठे रहते हैं। यस राइट, पार्टिसिपेंट्स भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसलिए मैंने सही। So the final thing कि एंजाइटी हमने बात की कि वरीज हैं, माइंड में होती है, वर्ड्स की सूरत में होती है हमेशा, ठीक है। जब भी हम सेशन ले रहे होते हैं क्लाइंट्स का, तो क्या होता है, वो अपनी वरीज शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। किस चीज से रिलेटेड वरीज हमें समझ आ रही होती है, चाहे वो उनकी हेल्थ से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, फ्यूचर को लेकर है, ठीक है, उनकी सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड है, ठीक है, कॉन्फिडेंस के कम होने से रिलेटेड वो वरीज होती है बड़ा। तो अब उन वरीज पे हम किस तरह काम कर सकते हैं, हमने ये चीज भी देखा कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। तो जब एक चीज फ्यूचर ओरिएंटेड है और उसका ताल्लुक थॉट्स के साथ है, तो हम क्या करेंगे, कि हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे अगर फ्यूचर ओरिएंटेड है तो हम प्रेजेंट में क्यों नहीं रहते, ठीक है। तो प्रेजेंट में रहने के लिए ग्राउंडिंग टेक्निक्स हो सकती हैं, ठीक है? हम अपने सेंसेस का यूज करते हैं, अपने इर्द गिर्द में तवज्जो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चीजों को देख रहे हैं, नोटिस करें कि हमारे इर्द गिर्द क्या पड़ा, राइट। जो ग्राउंडिंग टेक्निक्स है उसमें 5-4-3-2-1 की टेक्निक होती है, जिसमें हम कुछ चीजों को, 5 हमारी सेंसेस हैं, तो कुछ चीजों को देखते हैं, कुछ चीजों को सुनते हैं, कुछ चीजों को टच करते हैं, कोई चीज टेस्ट भी कर लेते हैं, राइट। और कोई चीज हम स्मेल कर लेते हैं, लाइक परफ्यूम, फ्लावर, इस तरह से। आप इस तरह से क्या होता है कि हम प्रेजेंट में रहने लगते हैं। रेगुलरली हम ये चीजें कर रहे हैं कि हम अपने इर्द गिर्द की जो चीजें हैं उनकी तरफ मुतवज्जा हैं, ठीक है। देख रहे हैं कि हमारे ऊपर क्या हो रहा है, आवाजें किन चीजों की आ रही हैं, क्या चीजें हमें नजर आ रही हैं। तो चांसेस आर देयर कि हम प्रेजेंट में रहेंगे, ना कि उन थॉट्स में हम रहेंगे जो कि फ्यूचर के रिलेटेड हैं, ठीक है।
तो ये जो टेक्निक्स हैं ग्राउंडिंग टेक्निक्स कहलाती हैं। इसी तरह से डीप ब्रीदिंग है। डीप ब्रीदिंग जब आप विद माइंडफुलनेस होती है, यानी आप सिर्फ गहरे सांस नहीं ले रहे बल्कि आप अपनी तवज्जो भी इस लम्हे में कर रहे हैं, क्योंकि सांस तो हर लम्हे में चल रही है। आप माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है, तभी आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे होंगे, एंजाइटी या एंशियस थॉट्स या वरीज तो नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आप चीजों को एंटिसिपेट करें, आप फ्यूचर ओरिएंटेड हो, आप सोच रहे हैं फ्यूचर को। ठीक है, तो इस तरह से आप एंजाइटी से कोप कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि वरीज होती हैं, तो वरीज वर्ड्स की सूरत में होती है, थॉट्स की सूरत में होती है, और ऑटोमेटिक वे में वो स्टार्ट तो होती है लेकिन आगे वो चलती रहती है, हमारी हैबिट्स में शामिल हो चुकी होती है। हमारा जो ब्रेन है उन्हीं चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है काफी अरसे से। ठीक है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, तो उसकी हैबिट बन चुकी होती है उन मरीज को प्रोसेस करने की, उसी तरह से वो चल रही होती है। हमने कभी ध्यान नहीं दिया होता कि हमारा थॉट पैटर्न क्या है, हमारी कौन सी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसके अकॉर्डिंग हमारा माइंड चल रहा है। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया होता, कभी क्वेश्चन ही नहीं किया होता, हमने कभी उन पर वर्क नहीं किया होता, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग हमने नहीं की होती। या तो ये कोई अच्छी चीज है कि आप कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की टेक्निक को यूज करते हैं, अपने थॉट्स को चैलेंज करते हैं। एक चीज जब पता चल जाती है ना माइंड को कि ये चीज दुरुस्त नहीं है, तो माइंड उस पर इतनी तवज्जो ही नहीं करेगा, उसके इतना सीरियस ही नहीं हो। ये चीज लॉजिकल ही नहीं है, ये चीज हेल्पफुल ही नहीं है, तो ये भी नहीं। देन एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज के बारे में ये कहा जाता है कि जितनी हेल्पफुल मेडिसिन होती हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए, जो मेडिसिन हैं उनके कुछ तो रिजल्ट आते हैं ना, तो वो जितनी हेल्पफुल होती है उतनी ही हेल्पफुल एक्सरसाइज होती है। एक बहुत सारी जो स्टडीज हैं ये बात प्रूव कर चुकी है। जो मेडिसिन है वो क्या करती है, न्यूरोकेमिकल्स पे वर्क करती है, राइट। एक्सरसाइज जो है उससे भी आपके जो न्यूरोकेमिकल्स हैं वो बहाल हो जाते हैं, बैलेंस में आ जाते हैं। इस पे आपको बहुत सारी स्टडीज मिल जाएंगी। तो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप एंजाइटी को कोप कर सकते हैं। देन अरोमा थेरेपी, आप कुछ सर्टन ऐसी परफ्यूम्स होती हैं, कुछ फ्लावर्स की होती हैं, जिनकी वजह से आप ग्राउंडेड फील करते हैं, आप प्रेजेंट में रहते हैं, खुशगवार एहसास आपको होता है। कुछ ऐसी होती है जिनसे आपको नींद भी अच्छी आती है, ठीक है। और जो वरी है वो कम हो जाती है जब आपका मूड अच्छा हो जाएगा। हमने कहा कि एनजाइटी जो है मूड स्टेट है, एक इमोशन नहीं है। बेसिक इमोशन तो फियर है, फिर ये एक मूड स्टेट है, तो आपका मूड जो है वो इम्प्रूव होने लग जाता है। ऐसी अरोमास भी होती हैं। इस चीज की जो इलाज है उसे हम अरोमा थेरेपी कहते हैं। फिर आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि आपकी जो एंजाइटी है वो किस चीज से ट्रिगर हो रही है। क्या कुछ ऐसे फैमिली डायनामिक्स हैं जिनकी जिनसे आपकी एंजाइटी ट्रिगर होती है, ठीक है? या कुछ आपकी कमजोरियां हैं कि आप टाइम को चीजों पर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीज है कोई कि या आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो ट्रिगर करती हैं आपकी एंजाइटी। तो आप जब उन चीजों को पहचान लेते हैं और फिर आप उन ट्रिगर्स को मैनेज कर लेते हैं, तब भी आप एंजाइटी से कोप कर पाते हैं। ये अलावा थेरेपी है। थेरेपिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो बेहतर जानते हैं ना कि किस तरह से एंजाइटी को डील करना है, किस तरह से स्ट्रेसर्स पे और ट्रिगर्स पे वर्क करना है। तो उनकी हेल्प आप ले सकते हैं। फिर मेडिटेशन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जब मेडिटेट करते हैं रूटीन में प्रेजेंट में रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं, जो चीज़ की हेल्प। मेडिसिन के बारे में आप पूछ सकते हैं, कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके साइड इफेक्ट्स कम हैं और वो वर्क करती हैं, ठीक है। क्योंकि तुमने बात की कि जो एक्सरसाइज है वो
जो जितनी भी अच्छी से अच्छी मेडिसिन हैं एंजाइटी के लिए और डिप्रेशन के लिए, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स बाहर सूरत होंगे। लेकिन एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है उससे, लेकिन जो नतज हैं आपको वही मिल रहे होंगे जो आपको मेडिसिन से मिले। इसी तरह से डाइट में इम्प्रूवमेंट, या अगर कोई विटामिन या की कमी है तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ये भी एक कोपिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है आपकी। आपने एक्टिव रहना है, ठीक है, मूव करते रहना है, आपके जो न्यूरोकेमिकल्स है वो बैलेंस रहेंगे। जर्नल करना है। जर्नलिंग क्या चीज़ है? आप जो लाइफ की सिचुएशन है आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रही हैं आप उनको भी लिखते हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं ये भी लिखते हैं, ठीक है? जो कंडीशंस हैं जिनसे आप गो थ्रू करते हैं आप उनको लिखते हैं। तो ये चीज़ भी हेल्पफुल होती है कि आप एक तरह से स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। आप शायद आपने किसी फ्रेंड से वो चीज़ ना शेयर कर पाए, घर पे किसी से शेयर ना कर पाए, लेकिन आपने वो चीज़ लिख दी है, आप कुछ फ्री फील करती हैं। इसी तरह से सोशलाइज करते हैं, फ्रेंड्स के साथ आप जाते हैं, गैदरिंग में जाते हैं, तो सोशलाइज करने से भी आपको हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं और कम एंशियस फील कर सकते हैं। तो ये कुछ ways थे जिनके थ्रू आप एंजाइटी से कोप कर सकते हैं। इन बॉक्स में निकाल सकता कोई क्वेश्चन नहीं आया? Okay, if anyone have a question, please let me know. You can share in the chat box. Then sir will answer you, inshallah. एंड कुछ, लेकिन एंजाइटी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितना भी बोला जाए कम है। और क्योंकि एंजाइटी की काफी डोमेन्स भी हैं, जैसे स्टूडेंट की एंजाइटी डिफरेंट है, एक मदर की एंजाइटी बिल्कुल डिफरेंट है, एक छोटे बच्चे की एंजाइटी डिफरेंट है। इसी तरह हम ओल्डर अडल्ट्स की बात करें या हम एक हाउस होल्ड पर्सन की बात करें, तो हर पर्सन की जो एंजाइटी है वो एक डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट एनर्जीज के साथ चल रही होती है। तो एंजाइटी की एक सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हम आपको इसके बारे में बता देंगे जब जब सर फ्री होंगे, तो सीरीज में हम जो टॉपिक्स होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आप भी अपने क्वेश्चंस उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें भेज सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स में और अपने फेलोज में बता सकते हैं। कोई अगर एंजाइटी का क्लाइंट आपके सामने मौजूद है, आप उसको देख रहे हैं, आपको डील नहीं करना आ रहा या वो उस चीज से निकल नहीं पा रहा या पा रही, तो आप हमें बता सकते हैं और उसको भी लाइव सेशन में लेके आ सकते हैं। Thank you so much for joining, sir. Thank you so much for sharing valuable information about the anxiety. बहुत कुछ सीखने को मिला। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस भी आप के अंडर जो है वो होते रहेंगे। कोई क्वेश्चन है अगर किसी का तो वो कर सकते हैं। ओके, आई थिंक सो क्वेश्चंस नहीं है। जी सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आई थिंक सो प्रॉब्लम है कनेक्शन का।
इसके अलावा अप्लाइड साइकोलॉजी पर यू आर वेरी भी वेलकम मैम। जी, और आई थिंक इनबॉक्स में अब आ एक रही है। क्वेश्चन मिस सईदा करके लाना नहीं किया। दिस इज वेरी इंसाइटफुल, थैंक यू। she asked any journaling techniques। ओके सो आपकी जो जर्नलिंग होती है वो किसी चीज से रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है। लाइक जब हम पीबीटी को स्टडी करते हैं ना, तो उसमें आप सबसे पहले माइंडफुल होते हैं अपने थॉट्स और इमोशंस को लेते हैं। And सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एंजाइटी में क्या है कि आपके थॉट्स हैं, कि आप अपनी मे बी बाकी पार्टिसिपेंट्स को पहले की तरह आ रही हो या एटलीस्ट रिकॉर्ड हो जाएगी, राइट। सो आप थॉट्स को राइट डाउन करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एक तरह का ब्रेन डंप हो जाता है। आपके पास कोई शेयर करने के लिए कोई शख्स नहीं था और आपने उन थॉट्स को लिख दिया, क्योंकि जो परेशान कम ख्याल आते हैं आपने उनको लिख दिया। सो इट सर्व्स एज अ ब्रेन डंप। एक चीज हो गई। देन एक बड़ी फेमस टाइप है जर्नलिंग की, वो है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। एंजाइटी में क्या होता है, हमारा जो सारा फोकस है वो नेगेटिव चीजों की तरफ होता है। क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें नहीं हो रही। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारी लाइफ में सही हो रही होती हैं। बहुत सी नेमतें हमें मिल रही होती हैं, ठीक है। बहुत सी स्ट्रेंथ्स होती हैं हमारी। तो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, आप कुछ पॉइंट्स जो है वो लिख लेते हैं कि कौन सी चीजें ठीक हो रही हैं, कौन सी चीजें जो है वो सही हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप कौन से वेज में प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं, कब कब आपने डील किया था पास में। तो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग में आप उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं और वो पॉइंट्स आप लिखते हैं। तो ये यहाँ की और फेमस टाइप है जर्नलिंग। इसी तरह से एंजाइटी को लेकर आप अपनी एंजाइटी के बारे में नोट्स बना सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप थेरेपी में हैं या आप सेल्फ हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपनी एंजाइटी को ट्रैक करते हैं। पहले वो किस लेवल तक थी, ठीक है। आपके थॉट्स इमोशंस 10 आउट ऑफ 10। और जब आपने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया या डिफरेंट टेक्निक्स आपने अपनाए, और उसके बाद फिर आप ट्रैक करते हैं कि आपकी जो एंजाइटी है अब कितनी है, ठीक है। और अब वो जो थॉट्स है इमोशंस है वो कितनी इंटेंसिटी के हैं, किस तरह के हैं, और फिर आप उसको रेट करते हो, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है, यूज कर सकती है और चैनल। बाकी जो चीजें हैं वो क्लाइंट्स थेरेपिस्ट की हेल्प से कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग जो है ये क्लाइंट्स को सिखाना इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह से अपने थॉट्स को समझ सकते हैं। इस तरह से वो बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, ठीक है। और फिर उस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से चैलेंज करना है थॉट्स को। ये सभी रिटर्न फॉर्म में होता है ना, ये सभी जर्नलिंग की सूरत में होता है। तो वो किस तरह से उन्होंने करना है, कैसे क्वेश्चन करना है थॉट्स को, किस तरह से चैलेंज करना है, किस तरह से जांचना है कि वो लॉजिकल है या नहीं। ये तो ये चीज भी बहुत हेल्पफुल होती है एंजाइटी में कि ऑटोमेटिक थॉट्स तो आ रही हैं, आपको माइंड में चल रही हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें चैलेंज ही नहीं किया, बल्कि वो समझ रहे हैं कि क्या ये शक में है, वो क्या ये जो सोच है वाकई में सही हो या नहीं है। काफी अरसे से आ रही है तो शायद कोई इंपॉर्टेंट सोच है। जब तक उन्होंने इसे चैलेंज ही नहीं किया तो माइंड वो उस चीज को या तो कंफ्यूज है या वो सच समझ रहा है। जब वो चैलेंज करेंगे और उन्हें हकीकत पता चल जाएगी कि ये जो चीज है, ये जो थॉट है वो तो किसी तरह से भी लॉजिकल नहीं है, हकीकत नहीं है, ठीक है,
वो सच भी नहीं है, हेल्पफुल भी नहीं है, तो क्या होगा कि उनका जो माइंड है वो उसको नेक्स्ट टाइम इतनी शिद्दत के साथ से एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। और जितना ज्यादा इस पे वो वर्क करते जाएंगे और उनका ये वर्क जो है वो यकीन में बदलता जाएगा कि ये जो थॉट है ये टोटली ना हेल्पफुल है ना लॉजिकल है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो क्या होगा कि अब जो सच है, ये जो हकीकत से करीब कर बात है, उस चीज को माइंड एक्सेप्ट है। यहाँ पर फिर वो जो उनकी बरी है उसकी शिद्दत भी कम हो जाए। ये भी जर्नलिंग के थ्रू ही होता है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो रिटर्न फॉर्म है। Thank you so much, sir, for giving a lot of information on anxiety and journaling technique. This is the flyer which I am showing you. इस के मुतालिक कल जो है वेबिनार वो मिस आयशा करेंगी और इसी पर हमारा एक बहुत एक्सटेंसिव कोर्स भी है जो मिस आयशा ही करवाएंगी। मिस आयशा इज आवर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड शी इज द हेड ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट, और सीबीटी कोच हैं। वो बहुत अरसे से वर्क कर रही हैं। इसमें आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो अटेंड करेंगे और जो सीखेंगे। जो कोर्स है उसको बाद में लॉन्च किया जाएगा। कल वेबिनार किया जाएगा, कल आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा कि आपको इससे सीखने में क्या क्या मिल सकता है, फिर आप उस कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक वी शुड लीव नाउ। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।